Welcome to students. We are discussing different taxonomic aids, right? Up till now, we discussed about herbaria, botanical gardens, museum, and zoological parks as well, right? Some important terminologies are there which we had to cover here. Number one, flora. तो ये फ्लोरा क्या होता है इसको समझ लेते हैं. फ्लोरा इज नथिंग बट द प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एट पर्टिकुलर टाइम. एक खास वक्त पे खास जगह पे रहने वाले सारे प्लांट्स, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, इन सबको इंक्लूड किया गया फ्लोरा में. तो फ्लोरा होता है प्लांट लाइफ, ठीक है, एक खास जगह का एक खास टाइम पे. तो जैसे कि आप कह सकते हो फ्लोरा ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, फ्लोरा ऑफ खास आप कह सकते हो सिटी का भी हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, एंड इवन मोर देन दैट, ठीक है, इसमें कितना भी एरिया आप ले सकते हो. तो फ्लोरा हो गया एक खास जगह का प्लांट वेजिटेशन, राइट. दूसरी टर्म इंपॉर्टेंट यहाँ पे है मोनोग्राफ. मोनोग्राफ, ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. मोनोग्राफ, सो एज द नेम इंडिकेट, इट इज नथिंग बट अ सिंगल बायोलॉजिकल ग्रुप selected for study, for classification, okay, for differentiation. तो ये होता है एक खास सिंगल सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप, ओके. एक खास बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको उस वक्त कहा जाएगा मोनोग्राफ, राइट. देन मैन्युअल. मैन्युअल क्या होते हैं इसको भी समझ लो. मैन्युअल प्रोवाइड कीज फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, एंड प्रोवाइड मेनी टूल्स फॉर क्लासिफिकेशन फॉर टैक्सोनॉमी, ठीक है ना. तो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन जो होता है उसके लिए आपको कीज की जरूरत पड़ती है. की क्या होते हैं आगे हम समझ लेंगे, राइट. और ये सब आपको मैन्युअल्स में मिलेगा और अलग अलग टूल्स यहाँ पे मिलते हैं फॉर क्लासिफिकेशन. उसी तरह एक है कैटलॉग, ठीक. कैटलॉग होता है डाइवर्सिटी, वैरायटी, ओके. डाइवर्सिटी या फिर आप कह सकते हो वैरायटी इन स्पीशीज फॉर्म, इन स्पीशीज फॉर्म. जैसे आपको क्लॉथ शॉप ही में डिफरेंट टाइप के कैटलॉग्स दिखाए जाते हैं और उससे आपको पता चलता है कि उस शॉप में कितने कैटेगरीज, कितने डिज़ाइंस क्लॉथ्स के, ड्रेसेस के अवेलेबल है, राइट. तो ये कैटलॉग होता है उस एरिया में रहने वाले सारे प्लांट्स का एक इंडिकेटर, ओके. सिमिलरली अगर कोई बायोडाइवर्सिटी पार्क है तो उसका एक कैटलॉग होगा और उस कैटलॉग में वहाँ पे रहने वाले सारे प्लांट वेजिटेशन का एक खास मैनुअल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन मार्क उसमें दिया जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से प्लांट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है. दैट इज़ व्हाट कैटलॉग इज. तो वो उसका एक गाइडलाइन होता है, ठीक है, सबके लिए. तो कैटलॉग है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है, फ्लोरा है, ओके. ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी और उसका रिलेटेड इश्यूज जो हमें पढ़ने हैं. उसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमिक कीज. टैक्सोनॉमिक कीज क्या होते हैं इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके. टैक्सोनॉमिक कीज, व्हाट आर दीज कीज एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज कीज. तो ये जो बायोलॉजिकल या टैक्सोनॉमिक कीज होते हैं ये बनते हैं पेयर्ड कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट से, ओके. ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. कीज किससे बनता है, ये बनता है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्ड स्टेटमेंट, ओके. कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्ड स्टेटमेंट्स, और हर स्टेटमेंट को आप क्या कहते हो, लीड कहते हो, ठीक है. दिस स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लीड. तो ये होता है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्ड स्टेटमेंट जिसको आपने कहना है लीड. और लीड क्या करता है, किस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको देता है, ओके. जैसे कि आप देख रहे हो ये कॉन्ट्रास्ट मीन्स these two statements are of opposite nature. इसको किसी एग्जाम्पल से समझना होगा, ओके. सो लेट्स हैव सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज. ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है. इससे हम समझ लेते हैं कीज क्या होते हैं, राइट. तो देखिए इसको समझने के लिए हम लेते हैं टैक्सोनॉमिक की का एग्जाम्पल. यहाँ पे हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो रिलेट करता है रूट और स्टेम से, ठीक है ना. तो इसमें एक पहला कॉन्ट्रास्ट पेयर्ड स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट लीड, ओके. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गिवन प्लांट जो है उसमें रूट आपको दिख रहे हैं फाइब्रस टाइप के, ठीक है, फाइब्रस रूट से, और उसका जो स्टेम है, ठीक है, वो हॉलो टाइप का है. रूट फाइब्रस है, स्टेम हॉलो है, ठीक है. इसी तरह दूसरा अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये रूट है फाइब्रस और स्टेम है हॉलो, ठीक. और दूसरी चीज यहाँ पे फिर से रूट के बारे में लिखनी होगी कॉन्ट्रास्ट में. यहाँ पे रूट टैप है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेम पूरी तरह सॉलिड है.
तो आपने देखा दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, कॉन्ट्रास्ट है, तो इसको आप लीड कह सकते हो ऑफ कोर्स, राइट। अब अगर आपका प्लांट इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा, दोनों में से एक कैटेगरी का होगा, ठीक है, तो इसके आगे आपको नंबर लॉट किया जाएगा इस तरह कि आपको कौन से स्टेटमेंट पे शिफ्ट होना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा, या फिर यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इस टाइप का कैरेक्टर दिखता है तो थर्ड स्टेटमेंट पे शिफ्ट होना है, अगर इस टाइप का कैरेक्टर दिखता है तो फोर्थ स्टेटमेंट में शिफ्ट होना है। ओके, और आगे स्टेटमेंट कैसे रहेंगे, आगे स्टेटमेंट और कंफर्मेटिव रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लीफ एंड फ्लावर, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट उसमें, हर इसमें दो स्टेटमेंट है ना, इसमें भी 2 स्टेटमेंट होंगे ऑफ कोर्स। पहला स्टेटमेंट कैसा रहेगा, लीफ के बारे में रहेगा। ओके, लीफ में वेनिशन कैसा है, पैरेलल वेनिशन, ठीक है, लीफ में पैरेलल वेनिशन है। और फ्लावर कैसा है, फ्लावर इसका ट्राइमेरस है, ट्राइमेरस फ्लावर, उसमें 3 पेटल्स सेपल्स वगैरह सब 3 के मल्टीपल में या 3 है। ओके, ये आप देखिए दूसरा स्टेटमेंट, इसमें लीफ कैसा है, ओके, विथ रेटिक्यूलेट वेनिशन, राइट। और इसमें फ्लावर कैसा है, इसमें फ्लावर है पेंटामेरस। ओके, फ्लावर कैसा है, पेंटामेरस विथ 5 पेटल्स। तो आपका जो गिवन प्लांट है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसके रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर इसमें से किन स्टेटमेंट को मैच करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको जो प्लांट दिया गया है उसके अंदर रूट टैप है, स्टेम सॉलिड है, और उसमें लीफ रेटिकुलेट वेनिशन के साथ है, और उसमें फ्लावर पेंटामेरस है 5 पेटल्स। ओके, तो इसका मतलब कंफर्मेशन ऐसे होगा कि इसके आगे लिखा होगा मोनोकॉट, मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट, और इसके आगे लिखा होगा डाइकॉट, डाइकॉटिलिडोनस प्लांट, राइट। दैट्स हाउ यू कम टू नो हियर, you can conclude here, you can confirm here, you can predict here that given plant is of course dicot, ठीक है। अगर इन कैरेक्टर के साथ है तो मोनोकॉट कहलाएगा, और अदरवाइज ये दूसरा जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो ये ऑफ कोर्स डाइकॉट के लिए है, राइट। तो ये जो एंजियोस्पर्म में 2 कैटेगरीज होते हैं, या तो प्लांट मोनोकॉट रहता है या डाइकॉट रहता है। इनमें आप कंफर्मेशन करने के लिए इस टाइप का की यूज कर सकते हो, राइट। थोड़ा डाइकोटोमस नेचर का आपने देखा है, तो ये कीज जो होते हैं बहुत ही इसेंशियल और हेल्पफुल होते हैं फॉर व्हाट, टैक्सोनॉमिक स्टडी, ओके, एंड रेफरेंस। तो किसी भी प्लांट को आप क्लासीफाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए, आई मीन चाहिए आपके पास रूट, स्टेम, लीफ और स्पेशली फ्लावर। हम जो सिस्टम यूज करते हैं आज क्लासिफिकेशन का वो है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, बेंथम एंड हुकर। वैसे बहुत सारे सिस्टम्स है, एंगलर प्रेंटल सिस्टम भी है, ओके, लेकिन हम जो यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन वो है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके लिए टैक्सोनॉमिक कीज इमेंस रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है टू स्टडी दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी पार्क। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ओके, इसको समझने के लिए आपको इसके एग्जांपल्स भी देखने पड़ेंगे, लेकिन पहले ये टर्म पता होनी चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ये होता है असेंबलेज एक टाइप का, बहुत सारे वैरायटी आपको यहाँ पे कंसिडर करने हैं, जैसे कि प्लैनेट पे एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, ह्यूमंस भी, ओके, और ये सब वेरिएशन है, वैरायटी इन लाइफ फॉर्म, राइट। डाइवर्सिटी, एनिमल्स है तो एक टाइप का नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू हैबिट, हैबिटेट, फीडिंग हैबिट, ओके, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, सब में अलग अलग है। तो यही तो होता है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना मस्ट होता है, ओके, अदरवाइज प्लैनेट का जो बैलेंस है वो कोलैप्स हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हर स्पीशीज इंपॉर्टेंट रहता है, उसका अगर डिप्लीशन हो जाए, अगर कोई स्पीशीज यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाए, ओके, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये पूरे इकोसिस्टम को फेस करना पड़ेगा। दैट्स हाउ वी हैव टू मेंटेन नॉट अ सिंगल प्लांट और एनिमल बट इंटायर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सबका अपना यहाँ पे यूनिक रोल है ऑफ कोर्स, और इसीलिए हम करते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में हमने आपको पढ़ाया था ऑलरेडी, हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया है कि इन सीटू कंजर्वेशन होता है, जिसमें आप प्लांट्स एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व करते हो, ठीक है ना, इन सीटू कंजर्वेशन, जैसे कि उसमें नेशनल पार्क होते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, और साथ में वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। और जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है उसमें आप एनिमल्स प्लांट को वहाँ से शिफ्ट कर देते हो किसी प्रोटेक्टेड जगह पे, जैसे कि
बॉटनिकल गार्डन्स, वहाँ पे आपने प्लांट को शिफ्ट किया फॉर प्रोटेक्शन, फॉर कंजर्वेशन, फॉर ब्रीडिंग, ठीक है। एनिमल्स को आपने जूलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया, सेम फॉर प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग, ठीक है ना। और उसी तरह आपके पास होते हैं डिफरेंट टाइप के बैंकिंग, सीड बैंक, स्पर्म बैंक, एग बैंक, ठीक है, जर्म प्लाज्म बैंक, ये सब होता है एक सीटू कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसके लिए हमें पता होना चाहिए था बायोडाइवर्सिटी, और हमने पता कर लिया है कि ये है लाइफ का वेरिएशन, और सबका अपना यहाँ पे क्या होता है, यूनिक रोल, राइट, दैट्स हाउ। बट हियर कॉन्सेप्ट इज बायोडाइवर्सिटी पार्क, सो लेट मी डिफाइन। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये क्या है, ये है इकोलॉजिकल असेंबलेज, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना है आपने। इट इज इकोलॉजिकल असेंबलेज। अब देखिए इसमें आगे हम लिख रहे हैं ऑफ स्पीशीज दैट फॉर्म, अब ये क्या फॉर्म करता है, सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज, ये फॉर्म करता है सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहां पे, ऑन बैरन लैंड या फिर लैंडमार्क, ओके। आप देखिए इसको समझ लिया, लैंडस्केप भी आप इसको कह सकते हो, एक ऐसी जगह जहां पे कुछ नहीं था, ठीक है, जो डिस्कार्डेड लैंड थी, जो बैरन लैंड थी पूरी तरह, ना उसका यूज एग्रीकल्चर के लिए हो रहा था और ना किसी और पर्पस के लिए, ठीक है, उस जगह को अगर आप यूज करते हो फॉर मेकिंग सच ग्रेट बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो ये तो अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी काम होगा, ठीक है ना। इसमें आप देखिए बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये इट शुड बी लार्ज, ओके, एक्सपांडेड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे क्या है बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वर्ल्ड वाइड भी इसका नंबर ट्रिमेंडस है, लेकिन फिर भी वो बहुत कम है, ओके। आप देखो ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें प्लानेट का बैलेंस रखना है तो सबसे ज़्यादा हम बायोडाइवर्सिटी में रिच होना चाहिए, ओके। जैसे कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे हमें कहा गया है कि जो हमारा इंटायर लैंड एरिया होता है उसमें से 33% शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ठीक है ना, और इंडिया में से बिल्कुल नहीं है, 33% ये फॉरेस्ट कवर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इतना होगा तो हम बायोलॉजिकली मेंटेन रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी उसमें सस्टेन होगा ऑफ कोर्स, राइट। इसीलिए इस तरह के पार्क बनाने ये टाइम का नीड है, ओके। और महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पास तो हैं, राइट, लेकिन उन सब में एक लैंडमार्क जो है, एक प्रेस्टिजियस जो है, ओके, वो हम पढ़ेंगे, उसको आप एज एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एज एग्जाम्पल लेट उत्तम राव पाटिल, उसका नाम क्या है, लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क सिचुएटेड इन गुरेघर, देखिए नाम आपको याद रखना है, गुरेघर, ठीक है, नियर महाबलेश्वर, ओके। तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास आप देख सकते हो गुरेघर में आपको बहुत ही आइडियल बायोडाइवर्सिटी पार्क मिलेगा। और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क में रहता क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे हो सकते हैं डिफरेंट जोनेशंस, एरियाज, बहुत ही कस्टमाइज एरिया यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ऑफ कोर्स हर तरह के प्लांट वहाँ पे रह सकते हैं, राइट, लाइक बॉटनिकल गार्डन। बट इसके अलावा यहाँ पे कुछ जोन्स रहते हैं, हमने कहा, जैसे कि यहाँ पे होगा बटरफ्लाई गार्डन, ठीक है, यहाँ पे होगा कैक्टस हाउस, यहाँ पे होगा साथ में बाम्बू एक गार्डन, छोटा सा बाम्बू गार्डन, राइट। तो यहाँ पे ऐसे जोनेशंस किए गए हैं, और बच्चों के लिए हो सकता है यहाँ पे कुछ प्लेग्राउंड्स टाइप स्पेशल एरियाज भी बनाए जाए, ओके, विद लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के साथ साथ, ओके, एक लोगों को लग्जरी या फिर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत प्लेजर एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस कराना भी है, ठीक है ना। ये सब के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, चाहे चिल्ड्रेन हो, चाहे मिडिल एज ग्रुप हो, चाहे ओल्ड पर्सनालिटीज हो, ठीक है, उन सब के लिए साइट ऑफ अट्रैक्शन भी रहेगा, इट ऑफ कोर्स अट्रैक्ट टूरिज्म एज वेल, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो मोटिव रहता है, ओके, मेन जो टारगेट रहता है वो एंटरटेनमेंट नहीं है, ओके, वो क्या है, वो है कंजर्वेशन, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क ये एक ग्रेट असेंबलेज है, बड़ा एरिया है, ओके, इसमें हम उनका कंजर्वेशन तो करते ही है, लेकिन वहाँ पे उसको सस्टेन किया गया है। तो इसमें ना प्लांट एंड एनिमल्स है, स्पेसिफिकली इसमें सब है, क्योंकि ये कोई बॉटनिकल गार्डन नहीं या जूलॉजिकल पार्क नहीं है, ये है बायोडाइवर्सिटी पार्क, ओके। तो अपने आप में एक यूनिक होता है बायोडाइवर्सिटी पार्क। और एक एग्जाम्पल आपने याद रखना है जहाँ पे हर टाइप का कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगा, ऐसी जगह जो बिल्कुल पैरेंट थी, ठीक,
उसको बहुत ही आइडियली स्टैब्लिश किया गया है इनटू बायोडायवर्सिटी पार्क अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, उनका जो एक मेजर प्लान है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इन 2016 Maharashtra government decided that each district should possess such 2 biodiversity park। हर डिस्ट्रिक्ट में से 2 बायोडायवर्सिटी पार्क इस्टेब्लिश होने ही चाहिए और इस टाइप के गवर्नमेंटल अटेम्प्ट्स अभी भी कंटिन्यू में चल रहे हैं। ठीक है, इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे पार्क्स बनाने का जो मोटिव है कंजर्वेशन के साथ साथ बायोडायवर्सिटी का मेंटेनेंस भी, ओके, और उसके एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको ऑब्वियसली दिखाई देंगे और एक प्लेजर एटमॉस्फेयर प्लीजेंट बिल्कुल इससे इस्टेब्लिश होता ही है। ओके, एक्स्ट्रा एडवांटेज बहुत सारे हैं, राइट, लेकिन मेन फोकस जो रहता है हमारा कंजर्वेशन पे होना चाहिए। साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट साइंटिस्ट, राइट। देखिए, आपने सुने होंगे ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया SP आगरकर। ठीक है, SP आगरकर, इनके बारे में थोड़ा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। बर्थ के बारे में दिखा देते हैं आपको, इन नवंबर 1884। ठीक है, महाराष्ट्र के साइंटिस्ट इन मालवण, इनका बर्थ हुआ है महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हो ये एक ग्रेट इंडियन बॉटनिस्ट, राइट, जिनकी हम यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस के लिए स्टडी लिया है हमने, राइट। SP आगरकर वेल नोन, इनके नाम से आपको पुणे में एक इंस्टीट्यूट भी दिखाई देगा जिसका नाम है ARI, ठीक, पुणे। तो ये इंस्टीट्यूट जो है इट इज नेम्ड आफ्टर SP आगरकर। ठीक है, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इसको थोड़ा हमें समझना है, थोड़ा फोकस करना है, हाईलाइट करना है। तो इन्होंने स्टडी की है इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, इन्होंने यहाँ का पूरी तरह फ्लोरा फौना स्टडी किया है, ऑफ कोर्स, ओके। वहाँ से बहुत सारा मटेरियल उन्होंने कलेक्ट किया है, उसको उन्होंने प्रिजर्व किया है, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया है, राइट। बट ही केम अक्रॉस हियर जेलीफिश। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए ये जेलीफिश। वैसे जेलीफिशेस ये वेस्टर्न घाट्स में हमें मिलते नहीं हैं, ठीक, वो पहले सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन पार्ट्स में मिलते थे। जो खास टाइप का जेलीफिश की यहाँ बात हो रही है, ये फ्रेश वाटर जेलीफिश की बात हो रही है, ठीक है ना, नॉट मरीन वाटर। तो आपने देखा कि ये जो फ्रेश वाटर जेलीफिशेस इन्हें मिले हैं इन वेस्टर्न घाट्स, ये बहुत रेवोल्यूशनरी रिसर्च माना गया इनका, ओके। और आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये सिर्फ एनिमल्स का स्टडी नहीं है, तो मोस्टली इनका फोकस प्लांट पे भी है, ठीक है, एनिमल्स प्लांट्स दोनों पे है, इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड वर्क है, नॉट ओनली बॉटनिकल वर्क, ओके। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि ये जेलीफिशेस का डिस्कवरी उन्होंने एक टाइप से यहाँ से किया है, ओके। और उन्होंने बता दिया है कि ये यहाँ पे भी मिलते हैं, नॉट ओनली इन अफ्रीका, ओके, जो पहले सिर्फ हमें अफ्रीका में मिलते थे। इनका जो वर्क है वो कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन सैंपल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इसके बारे में है। और सारा इनका रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ है इन जर्नल नेचर, ओके, नेचर जर्नल में इनका सारा रिसर्च पब्लिश हुआ इन 1912, ओके। और वेल नोन रिसर्च इन्होंने किया है, बहुत अच्छा काम किया है विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस। लेकिन स्टडी इंपॉर्टेंट होती है और इनको हेल्प भी मिली है डिफरेंट अदर साइंटिस्ट से और कुछ आप कह सकते हो लोगों से, ठीक है, जिसमें एक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रख सकते हो, डॉक्टर एर्नानडेल, ठीक है। ये है आई मीन सुपरिटेंडेंट थे उस वक्त ऑफ इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है म्यूजियम क्या होते हैं, ठीक है, डेड स्पेसिमेंस वहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं। सो डॉक्टर एर्नानडेल हेल्प्ड डॉक्टर आगरकर, राइट, इन collection, preservation and microscopic examination of variable samples collected from western घाट्स, ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट से जो भी सैंपल्स डॉक्टर आगरकर इन्होंने कलेक्ट किए हैं उसका प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस और स्टडी, ठीक है, इन सब में जो एक टाइप का सपोर्ट, हेल्प चाहिए वो डॉक्टर एर्नानडेल्स की वजह से इनको मिला है, ओके। तो आप ये भी याद रखना है आपने कि जब तक इस टाइप का सपोर्ट ना मिले फ्रॉम गवर्नमेंट, ओके, या फिर आप कह सकते हो फ्रॉम लेबोरेटरी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे सपोर्ट का ज़रूरत होता है, ओके।
और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सपोर्ट का ज़रूरत होता है, ओके, जो उन्हें मिला है डॉक्टर अन्नान बेल से, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन वैल्यूबल माना जाएगा। बट पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पे हमारे सामने पर्सनालिटी है डॉक्टर SP आघरकर, राइट। बहुत ही आइडियल, जिनके नाम से आज एक इंस्टीट्यूट भी है पूना में, ओके, उसमें भी आप जाके रिसर्च कर सकते हो, राइट। सो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला है, लेकिन जो मेजर कंटेंट हमारा था वो था अबाउट बायोडायवर्सिटी पार्क एंड सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, राइट। वो आपने अच्छी तरह पढ़ लेने हैं और समझ लेना है, राइट। ये थोड़ा जनरल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, और फ्यूचर एस्पेक्ट से हम सबको इसमें एक्टिवली रोल भी प्ले करना है, ओके। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।